So let us go ahead with next question. Question number 22. At 27 degrees Celsius, a gas is suddenly compressed. तो sudden compression का मतलब कौन सा प्रोसेस है? Adiabatic. Initial temperature कितना है? 27 degrees Celsius. मतलब कितना केल्विन? 300 Kelvin. Such that its pressure becomes 1/8 of the original pressure. मतलब final pressure is initial by 8. 1/8 क्योंकि see such that its pressure becomes 1/8 of the original pressure. Temperature of the gas will be, simple question here, final pressure is P1 by 8, correct? Right? So what was temperature? कितना temperature था? 300. T1 was 300 Kelvin, right? Then it is suddenly compressed such that the pressure becomes 1/8 of the original pressure. तो प्रोसेस एडियाबैटिक है. एडियाबैटिक प्रोसेस में आपको पता है रिलेशन बिटवीन टी एंड पी, Cp रेज टू 1 माइनस गामा बाय गामा इक्वल टू कांस्टेंट. इसका मतलब P1 रेज टू 1 माइनस गामा अपॉन गामा इक्वल टू P2 रेज टू 1 माइनस गामा अपॉन गामा. तो T2 विल बी इक्वल टू P1 अपॉन P2. P1 और P2 दोनों का पावर सेम है, तो कॉमन पावर. P1 की वैल्यू है 300. P1 by P2, what is P1 by P2? 8. P1 by P2 is 8, correct? 1 minus gamma, what is gamma? 5/3 upon 5/3. तो यहाँ पे this is equal to 300 8 raised to minus 2/3 upon 5/3. Cancel and cancel. So 300 2 raised to minus 8 raised to minus 2/5 मतलब अपॉन इसको नीचे लेके जाएंगे, करेक्ट? देन सिर्फ अगर आपको ये फाइंड करते आया तो हाउ विल यू सॉल्व दिस? 8 मतलब 2 raised to 3. 8 मतलब 2 raised to 3. 2 raised to 3 raised to 2/5. What is 2 into 3? 6. So 300 2 raised to 6/5. What is 6/5? 1/2. So 300 upon 2 raised to 1.2. 6/5 is 12/10. 12/10 is 1.2. 8 क्या है? 2 raised to 3 है. 2 raised to 3 raised to 2/5 मतलब 3 into 2 6. तो 2 raised to कितना आ गया? 6/5. 6/5 मतलब 12/10. 12/10 मतलब 1.2. तो 2 raised to 1.2. What is 2 raised to 1.2? Approximately. Look at the options. You have to always consider options here. एक काम करो, actually question solve हो गया कैसे? I'll tell you. Wait, look, ये 300 है अपॉन 2 raised to 1 के ऊपर कोई भी नंबर हो. 2 raised to 1.2 मतलब कम से कम 2 तो आएगा. डिनोमिनेटर में मिनिमम 2 इज देयर. तो 300/2 कितना? 150 केल्विन. 150 केल्विन मतलब आंसर 300 से तो कम ही आएगा. तो ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता. आंसर 300 केल्विन से कम आना मतलब नियर अबाउट कितना आंसर है? 150. रफली कितना है ये? 150 केल्विन. केल्विन से डिग्री में जाओगे तो कितना होगा? माइनस. एक ही ऑप्शन है माइनस, बाकी कुछ हो नहीं सकता. Right, correct, but still look calculations you will have to improve. अब देखो ऐसा है, एक चीज समझ लो, इसको सॉल्व कैसे करते हैं. 300 अपॉन 2 raised to 1 होता तो ये आता 150. 300 अपॉन 2 raised to 1.5 होता. what is 2 raised to 1.5? 3/2 बराबर. what is 2 raised to 3/2? 2 raised to 3. 8 का रूट कितना होता है? 2√2. कितना होता है? 2√2 बराबर. ये 1 का, ये 150 का. You know what is 1/√2? You should know what is 1/√2. 0.7071. तो 150 into 0.7 पता है क्या? 15/7 का नहीं पता आपको? 15/7 का नहीं पता?
105, तो 105 केल्विन डिग्री सेल्सियस में लाने के लिए क्या करोगे? -273, राइट। आंसर कितना आएगा? नेगेटिव आएगा, -160, जो भी आएगा वो, बट नेगेटिव आएगा। यस, तो आंसर नेगेटिव एक ही था डिग्री सेल्सियस में, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑलवेज रिमेंबर सच स्मॉल स्मॉल ट्रिक्स। डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर सकते तो इनडायरेक्टली कर लो। हमारे पास आंसर में 300/2 कितना था? 1.2। हमने क्या किया? 300/2 निकाल लिया, कितना आया? 150। फिर 300/2 1.5 निकाल लिया, कितना आया? -168। व्हाट वाज योर सेइंग इज करेक्ट, -168। तो हमारा आंसर जो है 150 केल्विन, मतलब डिग्री सेल्सियस में कितना आता है? फटाफट बताओ, व्हाई टू टेक सो मच ऑफ टाइम? -123। तो हमारा -123 से लेके -168 के बीच में है, इट इज इन बिटवीन। क्यों? ये क्या है? 2:1। ये क्या है? 2:1.5। हमारे आंसर में कितना था? 2:1.2। तो हमारा जो आंसर है वो किसके बीच में आएगा? 123 एंड 168। कैलकुलेशन अभी भी किसी के दिमाग में क्लियर जा नहीं रहे तो मैं बता देता हूँ वन लास्ट टाइम, पे अटेंशन हियर। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है। लुक, हमको क्या फाइंड करना है? हमको फाइंड करना है 300/2 अब 2:1.2 तो पता नहीं है, तो लॉग एंटीलॉग नहीं यूज करना है। तो व्हाट यू कैन डू इज, एक काम करो, 300/2 फाइंड कर लो और 300/2 फाइंड कर लो। हमारे पास क्या था? 2:1.2। अगर 2:1 होगा तो आंसर कितना आएगा? 150 केल्विन। केल्विन से डिग्री में जाओगे तो क्या करोगे? -273। तो कितना आ गया? -123, बराबर। अगर मैं ये सॉल्व करता हूँ तो 2:1.5 मतलब 2:3/2, 2:3 इस 8 का रूट होता है 2√2। कितना होता है? 2√2। 1 जा एंड 150 जा, 1/√2 कितना आता है? 0.7, बराबर। ये 150 हो गया। 150 इंटू 0.7, 150 इंटू 0.7 मतलब 57 का कितना है? 105। 105 क्या? केल्विन। डिग्री में अगर करोगे तो 105 -273 मतलब कितना? -168। तो 300/2 कितना है? -123। 300/2 कितना है? -168। हमारे पास क्या था? 300/2 तो हमारा आंसर 123 और 168 के एक बीच में आएगा, विच इज ओनली 147 विद नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जिसमें -142 डिग्री है। डन। तो कैलकुलेशन के ट्रिक्स आपको खुद को आने चाहिए। तो आंसर इज -147 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक कैलकुलेशन केल्विन में था, केल्विन को हमने कन्वर्ट कर लिया डिग्री सेल्सियस में, एंड यू विल गेट -147। So let us move ahead with next question. During an adiabatic process, the pressure of a gas is found to be proportional to cube of its absolute temperature. मतलब pressure is directly proportional to T cube. The ratio Cp/Cv for the gas is, Cp/Cv मतलब क्या? गामा। तो हमको गिवन में दिया है प्रेशर प्रोपोर्शनल टू T⁻³ T क्यूब, इक्वेशन नंबर 1, करेक्ट। देन कौन सा प्रोसेस है? एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, बट फॉर, यस, फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस, what is the relation between pressure and temperature? Cp⁻1 minus gamma upon gamma equal to a constant. तो जो इक्वेशन नंबर 1 था, उस इक्वेशन नंबर 1 को हम थोड़ा चेंज करके लिख लेंगे। तो प्रेशर वाज प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे प्रेशर इक्वल टू सम कांस्टेंट। उससे भी पहले एक काम करेंगे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। अगर दोनों साइड पे क्यूब रूट लेते हो तो यह आ जाएगा 1/3 प्रोपोर्शनल टू टी, करेक्ट। तो P⁻1/3 इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू टी। इसका मतलब P⁻1/3 अपॉन टी, या और एक
अनदर वे आउट, लुक एट, कीप लुकिंग देयर आल्सो, यहाँ पे t रेज टू पावर 1 है, क्या है, पावर 1 है, तो ऐसा कर सकते हो आप, यू कैन डू दिस, ये कांस्टेंट उसको वहीं पे रखोगे, सी टी अपॉन पी रेज टू 1/3, कांस्टेंट को शिफ्ट कर दो, व्हाट इज कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट, अनदर कांस्टेंट, तो 1 अपॉन कांस्टेंट विल बिकम अ न्यू कांस्टेंट, और p को ऊपर लेके जाओगे, take that p to the numerator, so 1 upon c is a new constant, t p raised to -1/3, करेक्ट, तो ये एक मेथड है, दिस इज वन वे आउट, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3 व्हाट डू यू नोटिस, क्या दिखता है हमको, t t कांस्टेंट कांस्टेंट, तो p का जो पावर है 1 माइनस गामा अपॉन गामा, इट शुड बी इक्वल टू -1/3, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3 ये जो पावर्स है दे शुड बी इक्वल, तो 1 माइनस गामा बाय गामा शुड बी इक्वल टू क्या चाहिए, -1/3, हमको क्या पूछा है, गामा, तो 1 अपॉन गामा -1 इक्वल टू -1/3, तो 1 अपॉन गामा इक्वल टू -1 आ जाके हो गया +1, 1 -1/3, हाउ मच इज दिस, कितना, 2/3, तो गामा इज इक्वल टू 3/2, तो गामा इज इक्वल टू 3/2, ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट, तो यहाँ तक क्लियर, सिंपल क्वेश्चन, इसको और सिंपल बना सकते हो कैसे, तो लेट अस हैव अ लुक, इसको और भी सिंपल करना होगा, इट्स एक्सट्रीमली सिंपल थिंग, pressure is directly proportional to p cube, so t is directly proportional to p raised to 1/3, correct, so t p raised to -1/3 is equal to a constant, क्योंकि ये यहाँ आएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, तो शॉर्टकट याद रखते जाओ, प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब, तो t is proportional to p raised to 1/3, ये नीचे आएगा, नीचे ऊपर जाएगा, तो p raised to -1/3 इक्वल टू कांस्टेंट, और हमको ऑलरेडी पता है, क्या पता है, 1 माइनस गामा बाय गामा इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, तो इन दोनों से स्ट्रेट अवे आपको मिल गया -1/3 इक्वल टू 1 माइनस गामा बाय गामा, तो -1/3 इज 1 बाय गामा -1, इसको सॉल्व कर लोगे, तो व्हाट यू विल गेट इज अगेन कितना, 2/3, तो गामा कितना आ जाएगा, 3/2, सेम प्रोसेस, सिर्फ 2-3 स्टेप हटा दिए बीच में से, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये सारे क्वेश्चन एडियाबैटिक प्रोसेस के ऐसे ही है, जस्ट रिलेशन बिटवीन पीवी, टीवी एंड टीपी, तो अगला क्वेश्चन है, इट इज रिलेशन बिटवीन टी एंड वी, द वॉल्यूम ऑफ गैस इज रिड्यूस्ड एडियाबैटिकली टू 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम, मतलब फाइनल वॉल्यूम इज इनिशियल बाय 4, मतलब v1/v2 इज 4, v1/v2 विल बी 4, टेम्परेचर कितना था, 27 डिग्री, if the value of gamma is 1.4, then the new temperature will be, extremely simple question, do you remember t raised to gamma -1 equal to constant, मतलब t1 v1 raised to gamma -1 equal to t2 v2 raised to gamma -1, हमको क्या फाइंड करना है, what we are supposed to find is t2, तो t2 will be equal to, t2 क्या आएगा, v1 by v2 whole raised to gamma -1 into t1, v1 by v2 कितना है, 4, v2 is v1 by 4, मतलब v1 by v2 is 4, क्लियरली मेंशन किया है यहाँ पे, क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ गैस इज रिड्यूस्ड एडियाबैटिकली टू 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल, तो v1 by v2 कितना है, 4, 1.4 -1, और ये कितना है, 300 केल्विन, हो गया आंसर खत्म, 300 into 4 raised to 0.4, 300 into 4 raised to 0.4, ऑप्शन नंबर बी। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन, adiabatic modulus of elasticity
of a gas is 2.1 into 10 raised to 5 Newton per meter square. Adiabatic modulus of elasticity. तो आपको याद होगा 11 standard modulus is stress upon strain. Stress is force per unit area. Strain is change in dimensions per unit original dimension. So what is modulus? Stress upon strain. What is stress? Force upon area. What is force? Newton per meter square. Upon क्या था? Strain था. What is strain? Change in dimensions per unit original dimension. So strain is a pure number. उसके units होते नहीं है. तो modulus के units क्या आएंगे? Newton per meter square. What will be its isothermal elasticity? तो आपको adiabatic elasticity दिया है. You have been given adiabatic modulus of elasticity और आपसे पूछा है what will be isothermal modulus of elasticity. तो अगर कल का एक क्वेश्चन आपको याद होगा, do you remember relation between slope of adiabatic curve and slope of isothermal curve? Adiabatic का slope is equal to gamma into isothermal का slope. जिनको नहीं याद है तो बता देता हूँ मैं. You must remember slope of adiabatic was equal to gamma into slope of isothermal. जिनको ये भी नहीं याद है तो बता देता हूँ. dp by dv. dp by dv ये था slope, क्योंकि आप प्लॉट करते हो प्रेशर अगेंस्ट वॉल्यूम. अगर y अगेंस्ट x प्लॉट करते हो तो स्लोप क्या होता है? dy by dx. क्या प्लॉट कर रहे हैं यहाँ पे? प्रेशर एंड वॉल्यूम. तो dp by dv. किसका dp by dv? adiabatic is equal to what? gamma into dp by dv. किसका dp by dv? आइसोथर्मल का. अगर ये भी नहीं याद है तो एक स्टेप और पीछे जाके ये माइनस पी बाई वी होता है, ये याद होना चाहिए. यहाँ तक क्लियर? राइट. देन यू शुड ऑल्सो रिमेम्बर जो रिलेशन एडियाबैटिक के स्लोप और आइसोथर्मल का स्लोप का होता है वही रिलेशन होता है, सेम रिलेशन इज फॉर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. तो व्हाट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? इन जनरल एक काम करते हैं, इसको एक नोटेशन दे देंगे. तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कौन सा है? एडियाबैटिक. तो एडियाबैटिक इलास्टिसिटी will be equal to gamma into which isothermal elasticity. Isothermal modulus of elasticity मैंने शॉर्टकट में लिखा isoelasticity. तो जो रिलेशन स्लोप का होता है वही रिलेशन मॉडुलस का भी होता है. सिर्फ इतना याद रखना है. इतना याद रखना है तो हो गया क्वेश्चन खत्म. आपको क्या फाइंड करना है? आइसोथर्मल. क्या फाइंड करना है? आइसोथर्मल. क्या दिया था? एडियाबैटिक. तो एडियाबैटिक इलास्टिसिटी अपॉन क्या? gamma is equal to isothermal elasticity. ये कितना वैल्यू है? 2.1 into 10 raised to 5. gamma कितना है? 1.4 हो गया. 2 and 3 तो 3 into 10 पावर 5. ये आंसर आना चाहिए इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. है नहीं है तो 3/2 है ना, इसके लिए नहीं है. व्हाट इज 3/2? 1.5. तो नीचे का बाय 2 भूलोगे तो 3 into 10 raised to 5. 3/2 is 1.5. ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर बी 1.5 into 10 raised to 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Simple. For an adiabatic expansion of a perfect gas, the value of delta P by P is equal to, extremely simple, delta P by P for a perfect gas. और expansion कौन सा है? Adiabatic. Adiabatic expansion में PV raised to gamma equal to constant. अब मैंने कल ही आपको डेरिवेटिव बताया तो आई एक्सपेक्ट कि आपको डेरिवेटिव अच्छे से पता है. तो टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, डेरिवेटिव ऑफ PV raised to gamma equal to derivative of a constant. Derivative of constant is 0. So in this case, P as it is, derivative of V raised to gamma plus V raised to gamma as it is, derivative of P equal to 0. So derivative of a constant is 0. इसका रूल होता है
v रेज टू गामा मतलब गामा एज इट इज v रेज टू गामा माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ v। तो आखिरी में डेल्टा v लिखना पड़ेगा। यू हैव टू राइट डाउन डेल्टा v एट लास्ट। डेल्टा v लिखना पड़ता है यहाँ पे आफ्टर यू टेक डेरिवेटिव। रूल लगा लिया, उसके बाद क्या लिखना है, डेल्टा v। डेल्टा v या फिर dv दिस इज इक्वल टू, ये प्लस पहले यहाँ पे प्लस एंड देन v रेज टू गामा डेल्टा p इक्वल टू 0। तो अब हमको फाइंड क्या करना था, डेल्टा p बाई p। तो डेल्टा p बाई p फाइंड करना, तो डेल्टा p का टर्म को शिफ्ट कर दो या तो बाकी सबको शिफ्ट कर दो। तो v रेज टू गामा डेल्टा p इक्वल टू, ये पूरा का पूरा वहां पे शिफ्ट माइनस p क्या, गामा v रेज टू गामा माइनस 1 डेल्टा v। ज्यादा क्लियर। तो ये पूरा एक टर्म शिफ्ट कर दिया। डेल्टा p बाई p फाइंड करना है, तो p को यहाँ लाओ, v रेज टू गामा को वहां लेके जाओ। तो व्हाट विल यू डू इन द नेक्स्ट स्टेप इज डेल्टा p अपॉन p, इस p को शिफ्ट कर दिया तो माइनस गामा क्या बचा, v रेज टू गामा माइनस 1 और डेल्टा v, और वहां से यहाँ पे कौन आया, v रेज टू गामा। इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो माइनस गामा v रेज टू गामा माइनस 1 v रेज टू माइनस गामा डेल्टा v। तो माइनस गामा दिस इज v रेज टू माइनस गामा और प्लस गामा कैंसल, तो क्या बचेगा v रेज टू माइनस 1। जिनको नहीं समझ में आया तो एक स्टेप बढ़ा लेता हूँ, इट इज गामा माइनस 1 माइनस गामा, गामा और माइनस गामा क्या हो गया, कैंसल। तो कौन बचा, v रेज टू माइनस 1। v रेज टू माइनस 1 मतलब अपॉन v, v रेज टू माइनस 1 न्यूमरेटर में मतलब v कहाँ गया, नीचे। तो माइनस गामा डेल्टा v बाई v है क्या, ऑप्शन नंबर सी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is correct in terms of increasing work done for the same initial and final stage? In terms of same initial and final stage, so which of the following is correct? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अगर आप पीवी डायग्राम प्लॉट करते हो तो ड्रॉ पीवी डायग्राम। तो इन केस ऑफ पीवी डायग्राम, ये P है ये V है। सपोज हमारे पास ये एक स्टेट है A, दूसरा स्टेट है यहाँ पे B, इनिशियल स्टेट इज A, फाइनल स्टेट इज B। तो अगर प्रोसेस आइसोबारिक है तो पहले वो ऐसा जाएगा कांस्टेंट प्रेशर, तो वर्क डन विल बी गिवन बाय एरिया अंडर AC। उसके बाद फिर देयर इज नो वर्क डन बिकॉज नाउ द सिस्टम विल गो टू स्टेट B विदाउट डूइंग एनी वर्क। तो वर्क डन का कंट्रीब्यूशन सिर्फ एक ही पार्ट से आएगा, दैट इज AC, एंड एरिया अंडर द कर्व विल गिव वर्क डन। यहाँ तक क्लियर। अब अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तो अभी हमने देखा था कि एडियाबैटिक का स्लोप ये गामा टाइम्स ऑफ होता है आइसोथर्मल, और गामा की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है। 1 से ज्यादा होना मतलब किसका स्लोप ज्यादा है, आइसोथर्मल क्योंकि एडियाबैटिक का, क्योंकि स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज स्लोप ऑफ आइसोथर्मल मल्टीप्लाइड बाय नंबर व्हिच इज ग्रेटर देन 1। तो अगर आइसोथर्मल का स्लोप ऐसा है तो एडियाबैटिक का स्लोप इससे भी ज्यादा स्टीप है। तो सबसे ज्यादा एरिया अंडर द कर्व कौन से प्रोसेस में आया, आइसोबारिक में, उसके बाद आइसोथर्मल में, और लास्टली इन केस ऑफ एडियाबैटिक। तो सबसे कम एरिया अंडर द कर्व आता है एडियाबैटिक में, उससे ज्यादा आता है आइसोथर्मल में, उससे ज्यादा आता है आइसोबारिक में। ऑप्शन नंबर ए, the work done is minimum in adiabatic, then in isothermal, and lastly in isobaric. Simple. And when talking about isobaric, ये पार्ट कंसीडर मत करना। वो पार्ट क्यों दिखाया था, क्योंकि इनिशियल फाइनल स्टेट सेम थे। तो अगर मैं सिर्फ A to C दिखाता हूँ तो इनिशियल स्टेट इज A फॉर ऑल 3 प्रोसेस, लेकिन फाइनल स्टेट इज नॉट सेम। तो फाइनल स्टेट सेम दिखाने के लिए व्हाट आई हैव शोन इज
C2B। लेकिन C2B कौन सा प्रोसेस है? आइसोकोरिक, नो वर्क इज डन। तो आइसोबारिक में प्रोसेस A to C जब होगा तो वर्क इज डन ओनली फ्रॉम A to C। क्लियर? तो अगर स्लोप को कंपेयर करना हो, स्लोप को कंपेयर करना हो तो सबसे कम स्लोप किसका है? आइसोबारिक, जीरो स्लोप। सबसे ज्यादा किसका है? आइसोकोरिक। आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक एंड आइसोकोरिक। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कार्नोट इंजन working between 300 Kelvin and 600 Kelvin has work output of 800 joule per cycle. What is the amount of heat energy supplied to the engine from source per cycle? अब कार्नोट इंजन अब तक आपका थ्योरी में कवर नहीं हुआ है, तो आई विल जस्ट गिव यू अ क्विक इंट्रोडक्शन ऑफ कार्नोट इंजन। वो नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा, बट यू नीड टू नो। डू यू रिमेम्बर हमने आइडियल हीट इंजन ऐसा कहीं एक वर्ड मेंशन किया था? व्हाट इज आइडियल हीट इंजन? एफिशिएंसी इज 100%, मतलब ऑल द हीट इज कन्वर्टेड टू वर्क। एंड इफ यू रिमेम्बर हमने एक हीट इंजन देखा था, जनरल हीट इंजन था उसमें, और किसी भी हीट इंजन में सबसे पहला स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, दूसरा स्टेप होता है कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, तीसरा स्टेप होता है रिजेक्शन ऑफ हीट। तो पहले स्टेप में जो हमने जनरल हीट इंजन देखा था, जनरल हीट इंजन, उसका जो साइकिल था, मैंने बोला भी था कि ये जनरल है, हर इंजन में ऐसा ही होगा, यू कैन नॉट से। लेकिन जो जनरल हीट इंजन हमने डिस्कस किया था उस केस में सबसे पहला जो पार्ट था दैट वाज हीट एब्जॉर्प्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम फ्रॉम A to B। तो सबसे पहला प्रोसेस है आइसोकोरिक। यहाँ पे क्या है? हीट का एब्जॉर्प्शन है। क्या है यहाँ पे? हीट का एब्जॉर्प्शन। हीट अगर एब्जॉर्ब हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, हीट एब्जॉर्ब होना मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होना, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा, बिकॉज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये दैट्स लॉ। वॉल्यूम इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग बिकॉज वर्किंग सब्सटेंस मतलब गैस इज एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम द सोर्स। तो सोर्स से हीट एब्जॉर्ब किया और वर्क डन हुआ नहीं, पिस्टन मूव हुआ नहीं, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट था। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या बढ़ेगा? प्रेशर। दूसरा जो स्ट्रोक था वो था आइसोथर्मल एक्सपांशन। तो ये था आइसोथर्मल एक्सपांशन। इसमें होता है वर्क डन, क्योंकि एक्सपांशन हो रहा है तो वर्क डन बाय द गैस है, बाय द गैस। फिर जो हीट का कन्वर्जन वर्क में नहीं हुआ वो हीट रिजेक्ट होगा। किसको रिजेक्ट होगा? सिंक को। तो ये जो इसके बाद का जो स्ट्रोक था ये है हीट रिजेक्शन का, और ये भी कौन है? आइसोकोरिक, बट दिस टाइम इट इज कंप्रेशन। कंप्रेशन है ना? जस्ट नहीं सुनना है मेरे को, क्योंकि मैंने बोला वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, वर्क में जीरो, तो कंप्रेशन कहाँ से हो गया? तो ये कौन है? ये हीट रिजेक्शन है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आपने क्या किया था? वर्किंग सब्सटेंस को कहाँ रख दिया था आपने? सिंक के कांटेक्ट में। पहले स्ट्रोक में क्या किया था? वर्किंग सब्सटेंस वाज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद द सोर्स, हीट एब्जॉर्प्शन। दूसरे केस में क्या किया था आपने? क्या किया था? वर्क डन हो रहा है, मतलब हमने अभी भी गैस को, गैस मतलब वर्किंग सब्सटेंस को कहाँ रखा है? सोर्स के ऊपर। तो अगेन फ्रॉम स्क्रैच से स्टार्ट करो। ये नहीं समझेगा तो कार्नोट तो भूल ही जाओ फिर। सिंपल थिंग। वर्किंग सब्सटेंस उठाओ, कहाँ रखो? सोर्स। वर्किंग सब्सटेंस का टेम्परेचर था लो, सोर्स का टेम्परेचर है हाई। हीट विल फ्लो फ्रॉम सोर्स टू वर्किंग सब्सटेंस विदाउट द मोशन ऑफ पिस्टन। आइसोकोरिक, हीट इज एब्जॉर्ब बाय गैस, गैस मतलब वर्किंग सब्सटेंस। टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। एक स्टेज ऐसा आएगा जब थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया, टेम्परेचर बिकम्स सेम। अब जो एक्स्ट्रा हीट वर्किंग सब्सटेंस एब्जॉर्ब करेगा, उस एक्स्ट्रा हीट का यूज कहाँ करेगा? पिस्टन को ऊपर शिफ्ट करने में। मतलब क्या हो रहा है? एक्सपांशन। वर्क कौन कर रहा है? गैस। वर्क इज डन बाय द गैस, लेकिन वर्क करने के लिए एनर्जी कहाँ से लाया? सोर्स से लिया। खुद का यूज किया क्या? नहीं किया। तो प्रोसेस क्या है? आइसोथर्मल एक्सपांशन। फिर क्या किया? उठा के उसको रख दिया सिंक के ऊपर।
अब क्या होगा, रिजेक्शन ऑफ हीट होगा। क्यों? क्योंकि सिंक इज एट लोअर टेम्परेचर, वर्किंग सब्सटेंस इज एट हायर टेम्परेचर विदाउट द मोशन ऑफ पिस्टन। पहले पार्ट में पिस्टन का मोशन नहीं था, दूसरे पार्ट में पिस्टन ऊपर मूव हो रहा था, तीसरे पार्ट में पिस्टन का मोशन नहीं है। हीट विल बी रिजेक्टेड टू द सिंक बिकॉज वर्किंग सब्सटेंस इज एट हायर टेम्परेचर एंड सिंक इज एट लोअर टेम्परेचर। तो हीट रिजेक्शन होगा तो टेम्परेचर फॉल होगा, टेम्परेचर फॉल होने के साथ साथ प्रेशर भी कम होगा। करेक्ट। तो डी पॉइंट तक आते आते, डी पॉइंट तक आते आते वी हैव मेड श्योर कि टेम्परेचर तो कम से कम सेम हो गया। तो टेम्परेचर कम से कम सेम हो गया, मतलब ए स्टेट का और डी स्टेट का टेम्परेचर क्या है, सेम। लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम सेम हुआ क्या? नहीं। तो वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा? कम। वॉल्यूम कम करने जाओगे तो प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज। लेकिन साथ में ये भी ध्यान में रखना है कि ए और डी सेम टेम्परेचर पे है। तो अभी जो कंप्रेशन आप करोगे वो कंप्रेशन होना चाहिए आइसोथर्मल। अगर वो गलती से एडियाबैटिक हो गया तो वापस टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। ए स्टेट is initial state and A state is also final state। मतलब प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर की वैल्यूज जो है they should go back to the same value। तो ये फोर्थ स्ट्रोक था जिसमें वर्क डन था ऑन द गैस, वर्क डन ऑन द गैस, नेगेटिव वर्क डन। यहाँ तक क्लियर? ये थे चार पार्ट्स ऑफ दैट हीट इंजन। कोई भी हीट इंजन हो, बिकॉज हीट इंजन ऑफ डिफरेंट टाइप्स। प्रैक्टिकल हीट इंजन में डीजल इंजन है, गैसोलीन इंजन है, स्टीम इंजन है, और देर इज आइडल इंजन जिसको आप बोलते हो कार्नोट्स इंजन। क्या बोलते हैं इसको? अब कार्नोट्स इंजन में और ये जो जनरल हीट इंजन है इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें पहला स्टेप क्या था? आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल। दिमाग में बिठा लो, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल। जो कार्नोट हीट इंजन देखोगे, पहले तो मैं ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ फॉर यू टू अंडरस्टैंड समथिंग। यू नीड टू ऑल्सो ऑल्सो इमेजिन कि हो क्या रहा है। हमारे पास एक सोर्स है, सोर्स को क्या बोलते हैं? हॉट रिजर्वायर। और हमारे पास क्या है? सिंक है, सिंक को क्या बोलते हो? कोल्ड रिजर्वायर। आपको याद होगा सोर्स का या सिंक का दोनों का ही सिर्फ टॉप सरफेस कंडक्टिंग है और बेस और साइड मतलब वॉल्स आर नॉन कंडक्टिंग। और हमारे पास इधर बीच में एक है इंसुलेटिंग स्टैंड, और हमारे पास एक सिलेंडर था और एक सिलेंडर था। इस सिलेंडर का केस उल्टा है, उल्टा इन द सेंस इसका जो बेस है वो कंडक्टिंग है, इसका जो पिस्टन है वो नॉन कंडक्टिंग है, और वॉल जो है वो है नॉन कंडक्टिंग इन नेचर। पिस्टन इज मूवेबल, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। ये पिस्टन है। इस सिलेंडर के अंदर कौन है? इस सिलेंडर के अंदर गैस है। गैस कौन है? वर्किंग सब्सटेंस है। करेक्ट यहाँ तक? तो अगर ये आपको समझ में आएगा तो पूरा का पूरा पीवी डायग्राम समझेगा और डेफिनेटली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमको। तो लेट अस ड्रॉ पीवी डायग्राम साइड बाय साइड। पीवी डायग्राम। नाउ इन दिस केस, पिछले केस में पहला स्ट्रोक आइसोकोरिक था, यहाँ पे पहला स्ट्रोक आइसोकोरिक नहीं है। यहाँ पे जो पहला स्ट्रोक है उसमें आपने वर्किंग सब्सटेंस को किसके साथ कांटेक्ट में लाया है? सोर्स के साथ। सोर्स मतलब हॉट रिजर्वायर जिसका टेम्परेचर TH बोल सकते हो या T1 बोल सकते हो, आपके ऊपर है। तो T1 और TH। और ये है सिंक जिसका टेम्परेचर है लोअर टेम्परेचर TC और T2। तो इन द फर्स्ट स्ट्रोक you keep cylinder on top of source, conducting, heat starts flowing from source to working substance। करेक्ट। तो इस केस में दिस इज आइसोथर्मल एक्सपांशन। तो यहाँ पे चार स्ट्रोक है, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक। आइसोथर्मल कैसा दिखता है? राइट। तो सपोज इनिशियल स्टेट ए था, तो सबसे पहले केस में क्या होगा? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। व्हाई कांस्टेंट टेम्परेचर? क्योंकि वर्किंग सब्सटेंस इज इन कांटेक्ट विथ सोर्स। तो जो भी इसने हीट लिया, इसने क्या किया? वर्क किया। तो इमेजिन
इनिशियल वॉल्यूम था V1, प्रेशर था P1, टेम्परेचर था T1। टेम्परेचर चेंज होगा क्या यहाँ पे? नहीं होगा, क्योंकि प्रोसेस कौन सा है? आइसोथर्मल। लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है एंड प्रेशर इज डिक्रीजिंग। तो प्रेशर डिक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, V2, P2 एंड T1। तो पहला स्ट्रोक कौन सा? आइसोथर्मल। देन जो दूसरा स्ट्रोक है दैट इज एडियाबैटिक एक्सपांशन। एडियाबैटिक एक्सपांशन, एडियाबैटिक मतलब क्या करते हैं? हाँ, क्या करते हैं? हीट को हम अलाउ नहीं करते हैं टू गो आउट और कम इन, तो ट्रांसफर ऑफ हीट इज नॉट अलाउड। तो इसको उठा के यहाँ पर रख देते हैं। तो वर्किंग सब्सटेंस इज टोटली आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। लेकिन एक्सपांशन हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है मतलब पिस्टन अभी भी ऊपर मूव हो रहा है। पहले केस में भी पिस्टन ऊपर मूव हो रहा था, अभी भी पिस्टन ऊपर मूव हो ही रहा है, मतलब एक्सपांशन हो रहा है। लेकिन हीट इज नॉट अलाउड टू कम इन और लीव द सिस्टम, मतलब ये एक्सपांशन कौन सा है? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक एक्सपांशन है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, लेकिन इसमें साथ साथ में along with change in volume and pressure temperature is also changing। तो यहाँ पे वॉल्यूम हो गया V3, प्रेशर हो गया P3, लेकिन टेम्परेचर हो गया T2, राइट? चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ तक क्लियर? तो ये सेकंड स्ट्रोक था एडियाबैटिक एक्सपांशन। तो पहले स्ट्रोक में वर्क हुआ, दूसरे में भी वर्क हुआ। इसके बाद क्या करते हो? इसके बाद आप इसको उठा के रखते हो यहाँ पे, एंड देन यू स्टार्ट कंप्रेसिंग इट, मतलब पिस्टन को आप कंप्रेस करते हो। लेकिन ये कंप्रेशन कौन सा है? आइसोथर्मल। क्यों आइसोथर्मल? अगर मैं कंप्रेस कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ, वर्क में हीट जनरेट किया, लेकिन हीट किसको जाएगा? सिंक को जाएगा। तो दिस कंप्रेशन इज आइसोथर्मल। आइसोथर्मल है, इसका मतलब सिर्फ चेंज क्या हो रहा है? वैल्यूज ऑफ वैल्यूज ऑफ वैल्यूज ऑफ pressure and volume। volume is decreasing and hence pressure is increasing। volume is decreasing, तो ये जो स्टेट आया आपका यहाँ पे डी स्टेट, इस डी स्टेट पे वॉल्यूम होगा V4, प्रेशर होगा P4, टेम्परेचर स्टिल T2, राइट? वर्क डन ऑन द गैस। कौन सा वर्क डन है? आइसोथर्मल। मैं तो अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इसका पूरा पिक्चर इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड। क्यों? फिर मैं पूछूंगा बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इन द फर्स्ट स्ट्रोक? आइसोथर्मल में वर्क डन कितना होता है? एनआरटी, नेचुरल लॉग ऑफ वी फाइनल बाय वी इनिशियल। एनआरटी1, क्योंकि पूरे के पूरे लाइन पे टेम्परेचर था T1, नेचुरल लॉग ऑफ V2 बाय V1। एडियाबैटिक सेकेंड स्ट्रोक, एनआर T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गामा, राइट? तीसरा स्ट्रोक आइसोथर्मल कंप्रेशन, एनआर T2 दिस टाइम, क्योंकि टेम्परेचर कितना है? T2। लॉग ऑफ फाइनल वॉल्यूम, फाइनल कितना है? V4 अपॉन इनसे कितना है? V3। अब ये हो गया। अब लास्ट स्ट्रोक में हम क्या करते हैं? लास्ट स्ट्रोक में हम इसको वापस यहाँ रख देते हैं इंसुलेटिंग स्टैंड पे, इसको सराउंडिंग के साथ कट ऑफ कर देते हैं, और अभी यहाँ पे हम इसको नीचे पुश कर रहे हैं। एक्सपांशन, एक्सपांशन, कंप्रेशन, कंप्रेशन, एक्सपांशन, एक्सपांशन, कंप्रेशन, कंप्रेशन। आइसोथर्मल एडियाबैटिक, आइसोथर्मल एडियाबैटिक। तो ये हो गया आइसोथर्मल एक्सपांशन, एडियाबैटिक एक्सपांशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन मतलब वर्क डन विल जनरेट हीट एंड टेम्परेचर विल इंक्रीज। होना ही चाहिए ना। इनिशियल स्टेट ए का टेम्परेचर ज्यादा है और सी और डी पे जो टेम्परेचर था वो था कम, तो डेफिनेटली साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल वैल्यूज क्या होनी चाहिए? सेम। तो आपको सिस्टम को समहाउ इनिशियल स्टेट पे लेके ही जाना है, लेके जाना है, तो टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम वॉल्यूम कम था कंपेयर टू इनिशियल। इनिशियल वॉल्यूम V1 ज्यादा है, तो V4 कम है। अगर V4 कम है, V1 ज्यादा है, तो क्या करना पड़ेगा? कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब पिस्टन को नीचे मूव करोगे, नीचे मूव करोगे, प्रेशर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो ये चार स्ट्रोक है, यहाँ पर क्लियर? अब coming to the main point, efficiency always is defined as work output upon heat input।
राइट। अब हीट इनपुट ध्यान रखना, हीट इनपुट कौन सा हीट इनपुट था, Q1, क्योंकि वो पहला स्ट्रोक था जब आपने इसको उठा के कहा रखा सोर्स पे, सोर्स का टेम्परेचर ज्यादा था, वर्किंग सब्सटेंस का कम था, तो हीट विल फ्लो फ्रॉम सोर्स टू वर्किंग सब्सटेंस, हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट वाज एब्जॉर्ब्ड, Q1, Q1 या QH जो आपको बोलना है वो, यहाँ पे कितना रिजेक्ट होगा, Q2। डू यू रिमेम्बर, डू यू रिमेम्बर वर्क डन इज इक्वल टू Q1 minus Q2, एनर्जी फ्लो डायग्राम याद है क्या आपको, हाउ मच हीट वाज एब्जॉर्ब्ड, QH, देन वर्क डन W1, रिटर्न कितना हुआ, QC। तो अगर आपको याद है, जो होना चाहिए आपको याद होना चाहिए कि QH का क्या क्या हुआ, QH का वर्क हुआ और QC, तो व्हाट इज वर्क डन, QH माइनस QC। मैं सिर्फ QH को क्या बोल रहा हूँ और इसको क्या बोल रहे हैं, हाँ तो मुझे बताओ वर्क डन क्या आएगा, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, तो एफिशिएंसी कितना आएगा, 1 माइनस Q2 बाय Q1, वही सेम है, तो सिर्फ स्ट्रोक चेंज हुए लेकिन एफिशिएंसी का फॉर्मूला सेम है। नाउ गोइंग बैक टू द क्वेश्चन, अ कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन 300 केल्विन एंड 600 केल्विन, हायर टेम्परेचर कौन है, 300 की 600, तो वो हो गया सोर्स का मतलब हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर विच इज 600 केल्विन, लोअर कौन है 300, तो किसका होगा, सिंक का। आगे क्या बोला है, वर्क आउटपुट कितना दिया है, 800 जूल पर साइकिल, मतलब एक चक्कर में A to B, B to C, C to D, back to A, how much is work output, 800 joule, what is the amount of heat supplied to the engine from the source per cycle, तो क्या पूछा है आपसे, Q1, क्या पूछा है आपको, Q1 हीट एब्जॉर्ब, यहाँ तक क्लियर। तो इफिशियंसी के दो फॉर्मूला बनाए थे, एक था 1 माइनस Q2 बाय Q1, लेकिन Q2 in terms of temperature is T2 and Q1 is T1, तो efficiency क्या आ गया, what is efficiency, 1 minus T2 by T1, but do you remember कि हमने अभी अभी तो बताया ये है वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट, तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से आपको क्या समझ में आता है बताओ, वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट, work output upon heat input is 1 minus T2 by T1, वर्क आउटपुट कितना है अपॉन हीट इनपुट फाइंड करना है, 1 माइनस ये कितना था 300 अपॉन 600, T1 is hot reservoir temperature 1 and 2, 1 minus 1 by 2 is 1 by 2, कितना है 1 minus 1 by 2 is 1 by 2, तो Q1 कितना आया 1600, कितना 1600 जूल ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब पर साइकिल। अब मुझे बताओ वर्क में कितना कन्वर्जन हुआ था, तो एफिशिएंसी कितना हो गया, हाँ 50%, 1 by 2 0.5, 1600 जूल एब्जॉर्ब हुआ, 800 ही वर्क हुआ, तो बाकी बचा वेस्ट है, वेस्ट है मतलब 50% एफिशिएंसी, ऑप्शन नंबर डी 600 जूल पर साइकिल, क्लियर। अब इसका शॉर्टकट मेथड था, यस था, हमको टाइम क्यों लगा, क्योंकि मैंने आपको वो सारा का सारा प्रोसेस बताया। व्हाट इज शॉर्टकट, शॉर्टकट इज दिस, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, इज नथिंग एट ऑल, थीटा इक्वल टू W बाय Q1 1 माइनस T2 बाय T1, ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, वर्क डन अपॉन हीट इनपुट इक्वल टू 1 माइनस T2 बाय T1, यू नो T2 300, T1 600, वर्क डन 800, 1 माइनस 300 बाय 600 इज 1 माइनस हाफ, 1 माइनस हाफ इज हाफ, ऊपर था यहाँ पे 802 को शिफ्ट कर दिया, 1600 Q1 को वहां शिफ्ट कर दिया, ओरली क्वेश्चन खत्म, डन। So before we go ahead to next question, again there is one important thing, I hope all of you remember what was a refrigerator, how it works, what was coefficient of performance। अब ये कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता ही है, तो लेट अस मेक इट वेरी क्लियर। तो क्या कंफ्यूजन होता है वो समझ लो, सबसे पहले इट इज अ रेशो, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, देयर इज नो कंफ्यूजन,
जैसे ईटा इज वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट, राइट, गुड। यहाँ पे अगर आपको याद होगा तो डिनोमिनेटर में कौन था, वर्क था। इफिशिएंसी में वर्क होता है न्यूमरेटर में, यहाँ होता है डिनोमिनेटर में। वहां पे डिनोमिनेटर में होता है हीट, यहाँ पे न्यूमरेटर में होता है हीट, राइट, करेक्ट। इन सम केसेस, इन सम बुक, मैंने भी आपको बताया था, वो मैं वापस आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पे या तो QH होगा, वेयर QH इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, रिजेक्टेड। कहाँ किसको रिजेक्ट किया था ये, हॉट रीजन को, हॉटर रीजन को, करेक्ट। so it is the ratio of heat rejected upon work done, या फिर आपके सिलेबस में जितना है उसके हिसाब से इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड, एक्सट्रैक्टेड मतलब एब्जॉर्ब, कहाँ से एब्जॉर्ब किया, कोल्डर रीजन से, so it will be QC by W। क्योंकि रिमेंबर कोल्डर रीजन से मतलब रेफ्रिजरेटर के अंदर के चेंबर से हमको हीट को एक्सट्रैक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ वर्क, और इसको रिजेक्ट करना है, कहाँ रिजेक्ट करना है, एटमॉस्फेयर में। तो इट इज QC बाय W। और अगर आपको याद होगा जो होना चाहिए, W इज QH माइनस QC, करेक्ट। अगर मैं हॉट रीजन से जो हीट हमने रिजेक्ट किया उसको अगर मैं Q1 बोलता हूँ, और Q2 में किसको डिनोट कर रहा हूँ, अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड, कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया, कोल्डर रीजन से, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, राइट। अगेन ऑल्सो अगर टेम्परेचर के टर्म में लिखना है तो T2 अपॉन T1 माइनस T2, यहाँ तक क्लियर, राइट। So there are two different ways of defining coefficient of performance. We will stick to this क्योंकि आपको जेई नीट सीईटी में यही लगने वाला है, स्टेट बोर्ड में भी हम यही करेंगे। तो व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड, कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया, कोल्ड रीजन से। किसके हेल्प से एक्सट्रैक्ट किया, नहीं किसके हेल्प मतलब वर्क डन करके, क्योंकि अपने आप तो फ्लो नहीं होगा ना, हीट नेवर फ्लोज from a region of lower temperature to a region of higher temperature on its own. Work has to be done on the working substance. तो QC upon W, W क्या था, QH minus QC। तो QC को हम लोग बोल रहे हैं Q2, क्योंकि नॉर्मली कोल्डर रीजन के लिए सफिक्स क्या होता है 2, और हॉट रीजन के लिए क्या होता है 1। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का और एक फॉर्मूला बन गया, दैट इज T2 upon T1 minus T2 in terms of temperature, and in terms of heat Q2 upon Q1 minus Q2। याद रहेगा, याद रहेगा, पक्का याद रहेगा, श्योर श्योर, 100%। तो मुझे बताओ व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ हीट, Q2 upon Q1 minus Q2, in terms of temperature T2 upon T1 minus T2। look, the coefficient of performance of a Carnot refrigerator, Carnot refrigerator मतलब Carnot engine operated in backward direction। याद आ रहा है वो स्टेटमेंट हमने बताया था, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर एंड हीट पंप आर हीट इंजिन विच वर्क इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो कार्नॉट इंजन ही कार्नॉट रेफ्रिजरेटर है, सिर्फ काम उल्टा करता है, राइट। तो वर्किंग बिटवीन 30 डिग्री एंड 0 डिग्री सेल्सियस। तो जो लोअर टेम्परेचर है उसको क्या बोलोगे, T2, वो कितना है 0 डिग्री, मतलब कितना है 273 केल्विन, प्लस की माइनस, ओके गुड। T1 कितना है 30 डिग्री, मतलब सराउंडिंग एटमॉस्फेयर 30 डिग्री, कितना है 303, 303। व्हाट विल बी K, T2 अपॉन T1 माइनस T2, T1 माइनस T2। T2 कितना है, ये कितना है 303 माइनस 273, 273 अपॉन कितना 30, 10 जा एंड 91 जा, तो रफली रफली कितना 9.1, मतलब अप्रोक्सीमेटली 9। ऑप्शन नंबर सी। एग्जाम्पल नंबर 30, a Carnot engine absorbs Q amount of heat from a reservoir at absolute temperature T
कार्नोट इंजन है, रेफ्रिजरेटर नहीं है। कार्नोट इंजन एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर, मतलब सोर्स से हीट एब्जॉर्ब जितना भी करता है उसको हमने ऑलरेडी नाम देके रखा है, हमने बोला है उसको Q1 या फिर QH, इन्होंने बोला है Q। और जो भी टेम्परेचर था उसको हम T1 या फिर TH या फिर बोलते हैं T, राइट। एंड रिजेक्ट्स हीट टू अ सिंक एट टेम्परेचर T/3। तो सिंक का टेम्परेचर हम डिनोट करते हैं T2 से, दैट इज T/3। आपको पूछा है अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड, अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड मतलब क्या पूछा है, Q2 या फिर QC। मैं कुछ क्वेश्चन के लिए दोनों दोनों यूज करूंगा सो दैट यू बिकम कंफर्टेबल। सिर्फ आपको याद रहना चाहिए, वन मतलब हॉट रिजर्वायर, टू मतलब सिंक। हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट इज रिजेक्टेड, हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट इज रिजेक्टेड, this is equal to 1 minus T2 by T1, but this is also equal to work done upon heat absorbed, work done upon heat absorbed। इससे एक सिंपल फॉर्मूला भी है, सेम है, इट इज द सेम थिंग, यू जस्ट नीड टू नो 1 minus T2 by T1 आया कहां से, ये आया T1 minus T2 upon T1 से, दैट इज बेटर थिंग। और आपको पता है इसकी जगह पे आप Q1 लिख दो, Q1 minus Q2 upon Q1 will be equal to T1 minus T2 upon T1, क्योंकि एफिशिएंसी तो यही है ना, वर्क अपॉन हीट एब्जॉर्ब। वर्क क्या था, Q1 minus Q2, वर्क इज Q1 minus Q2 अपॉन Q1। आपको क्या पूछा है, क्या पूछा है, हीट रिजेक्टेड, मतलब क्या पूछा है, Q1 by Q1 is 1 minus Q2 by Q1, T1 by T1 is 1 minus T2 by T1, 1 1 cancel, minus Q2 by Q1 minus Q2 by Q1 is equal to minus T2 by T1, माइनस माइनस प्लस हो गया। आपको क्या पूछा था, Q2, तो T2 by T1 into Q1, T2 कितना बोला है, कितना, T/3, और T1 कितना है T, Q1 कितना है Q, TT कैंसल, तो Q/3, Q/3। अब रुको, डोंट बी हरी इन राइटिंग डाउन थिंग, ऑलवेज इन हरी, बिकॉज आई एक्सपेक्ट यू आर स्मार्ट एंड ऑफ कोर्स यू आर स्मार्ट। तो नंबर 2 मेथड, हमारे पास सोर्स और सिंक का टेम्परेचर था क्या, था ना, कितना था, 1 minus T2, व्हाट इज T2, अरे बताओ कितना, T/3, और सिंक इज T/3, सोर्स इज T, T2 इज T/3, T1 इज T, कैंसल, 1 minus 1/3 मतलब कितना। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, हीट का कितना कन्वर्जन वर्क में हुआ, 2/3 कन्वर्जन हो गया वर्क में, तो 1/3 नहीं हुआ, तो 1/3 रिजेक्ट होगा, तो आंसर 1/3 ही आएगा। क्या आएगा आंसर, Q/3। तो इफिशियंसी फाइंड कर लो पहले, इफिशियंसी क्या बताता है हमको, इनपुट हीट का कितना कन्वर्जन हुआ वर्क में, कितना हुआ 2/3, तो बचा कितना, तो वो कहाँ जाएगा, सिंक को, तो 1/3 विल गो टू सिंक। तो कौन सा मेथड इजी है, मेथड नंबर 2, सिंपल।